please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एक तरफ नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक मोहन यादव ने इसे गुलामी का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से नए साल के जश्न से बचने की अपील की। हालांकि सरकार ने बीजेपी विधायक के इस बयान से किनारा कर लिया। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना है कि नए साल 31 दिसंबर के बजाय वो भी बजट सत्र से रखते हैं, तो क्यों इस साल को मनाना चाहिए? जबरदस्ती का नाटक है, इससे बचना चाहिए। और ये नई पीढ़ी को तो और जागृत करने की जरूरत है कि ये गुलामी की पहचान है, ये हमारे लिए पहचान नहीं है अंग्रेजी साल मनाना। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की गाड़ी अपने घर के बाहर मीडिया को देखकर आगे बढ़ने लगी क्योंकि पत्रकार ने उनसे कुलभूषण जाधव के परिवार के अपमान पर सवाल पूछे। लेकिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद जवाब देने के बजाय आगे निकल गए। यहां तक कि उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे तक नहीं उतारे। Will you answer for it? Sir, will you answer for it? पाकिस्तान में कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ बुरे सलूक की भारत में जमकर निंदा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने आरोपों को झूठी दलीलों की मदद से खारिज करने की कोशिश की। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूती में मेटल मिला, जिसकी जांच जारी है। हमने उनकी जूती ली तो बदले में उन्हें पहनने के लिए एक जोड़ी जूती भी दी। उनके गहने और दूसरी चीजें भी लौटा दी गईं। पाकिस्तान बेवजह जबानी जंग में नहीं उलझना चाहता। पाकिस्तान में 25 दिसंबर को कुलभूषण से मिलने उनकी मां और पत्नी पहुंची थी। इस दौरान साफ दिखा कि न केवल उनके कपड़े बदलवाए गए बल्कि कुलभूषण की पत्नी की जूती और मंगलसूत्र भी उतरवा कर रख लिए गए। लिहाजा पाकिस्तान में कुलभूषण के परिवार के अपमान का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। मंगलसूत्र उतारा वो द्रौपदी का साड़ी वस्त्र के बराबर है और इसका एक ही जवाब है, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा। मोदी सरकार ने भी कुलभूषण की मां और पत्नी के अपमान की कड़ी निंदा की। ये हरकत शायद दुनिया में डिप्लोमेटिक स्तर पर कोई देश नहीं एक दूसरे से कर सके। एक बूढ़ी माँ और एक पत्नी से इतना डर गया कि उनके मंगलसूत्र और बिंदिया तक उनको उतारना पड़ गया। बीजेपी अब इस मुद्दे को ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने की बात कह रही है। बीजेपी नहीं, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सभी दलों ने एक सुर में कुलभूषण के परिवार के अपमान की निंदा की। तो वहीं कांग्रेस ने पाकिस्तान के रवैये पर सवाल उठाते हुए उसे सबक सिखाने की मांग कर डाली। दिस इज नॉट इंसल्ट टू द मदर एंड वाइफ ऑफ मिस्टर कुलभूषण यादव, बट दिस इज इंसल्ट ऑफ इंडिया। कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान की इस हरकत को शिवसेना ने भी शर्मनाक करार दिया। पाकिस्तान को हमारे देश ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर दर्जा दिया है, ये देश की भूल है। कुलभूषण के परिवार के साथ अपमान का पूरा ब्यौरा खुद विदेश मंत्रालय ने देश के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। घायल अपराधी को पुलिस ने इलाज के लिए हैलिस अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ रावतपुर इलाके में लूटपाट करके भाग रहा था। तभी पुलिस ने लोगों की मदद से एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है, वहाँ पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इसी में जो इसके 2 साथी थे वो भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन विक्की गुप्ता जो मेन इसमें इस घटना में शामिल था, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है, उसको हिरासत में लिया गया। ऑस्ट्रिया के टिरोल में अचानक एक चट्टान का हिस्सा टूटने से मिट्टी का गुबार उठने लगा। चट्टान के तराई वाले इलाके में एक गांव बसा है जहां इसके पत्थर टूटकर गिर गए। हादसे के बाद टिरोल के मेयर और गवर्नर ने हेलीकॉप्टर से गांव का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक चट्टान टूटने से गांव के करीब 50 मीटर का दायरा इसकी चपेट में आ गया। इस दायरे में 150 मकान हैं जो इस चट्टान के पत्थर और मिट्टी के नीचे दब गए। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के वक्त इन घरों के लोग गांव से बाहर क्रिसमस मना रहे थे, जिसकी वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल मशीन की मदद से इस गांव से चट्टान की मिट्टी हटाई जा रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस की डायल 100 टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि डायल 100 की टीम को पृथ्वीपुर में बिजली विभाग के चोरी कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिन्हें छुड़ाने गई डायल 100 टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जिसकी सूचना डायल 100 के ड्राइवर ने थाने में दी। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक हमलावर भाग चुके थे। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक लड़का था छोटा सा, उसने गेट बंद कर दिया
उसने मुझे अंदर जाके डंडा से मारना चालू कर दिया। दोनों ने, जिसको मैंने पकड़ा था वो भी मेरे हाथ से छूट गया। दोनों ने मुझे डंडा से मारना चालू कर दिया। उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़ी परीक्षाओं के हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। कुछ छात्रों की मार्कशीट न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, जो हैरान करने वाली, क्योंकि 90 नंबर के रिटन एग्जाम में केवल 8 नंबर लेने वाले छात्र को सिलेक्ट कर लिया गया है। मार्कशीट में साफ लिखा गया है कि यह परीक्षा यूपी सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने करवाई। परीक्षाएं एएनएम के पद के लिए थी। कुछ और मार्कशीट भी हैरान करने वाली हैं। मसलन 90 में केवल 3 नंबर हासिल करने वाले एक छात्र को भी सिलेक्ट किया गया है, जबकि एक और मार्कशीट हमारे हाथ लगी जिसमें छात्र के नंबर 90 में 64 थे। हैरानी की बात यह है कि 90 में 64 यानी 71% अंक हासिल करने वाले इस छात्र का स्टेटस नॉट सिलेक्टेड लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत हुई भर्तियों के परिणाम अब योगी सरकार की किरकिरी का कारण बन रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि बिना कट ऑफ जारी किए परीक्षा के जिलेवार नतीजे घोषित कर दिए गए और हंगामा मचने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा के नतीजों को रद्द कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि एक बड़े घोटाले की योजना थी। लेकिन आरोप है कि मीडिया में खबरें आने के बाद आनन फानन में नतीजे रद्द किए गए। इसमें पूरा घोटाला करने का प्लान था। घोटाला हुआ भी। जब घोटाला पब्लिक डोमेन में मीडिया और लोगों द्वारा आ गया तो आपने रिजल्ट कैंसिल कर दिया। हालांकि सरकार परीक्षा के नतीजे घोषित करने में चूक मान रही है। ये गलती है और जहां से भी गलती करी गई उस पे उनसे कुछ जवाब भी ले रहे हैं हम लोग। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नतीजों में गड़बड़ियों पर सख्त नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पीएम मोदी की तुलना सेंटा क्लॉज से की। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने सेंटा के बहाने पीएम मोदी पर तंज कसा था, लेकिन अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को ही भारत का नया सेंटा क्लॉज बताया। नमो इज द न्यू सांता फॉर न्यू इंडिया। अपने बयान को मजबूती देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने दलील भी दी। 3.5 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के आम आदमी के लिए अच्छा ही काम किया है। अनंत कुमार के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए अच्छी खबरें ला रहे हैं, इसलिए वो देश के लिए नए सेंटा क्लॉज की तरह हैं। लेकिन सेंटा के बहाने कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला और ट्विटर पर लिखा कि पूरी दुनिया में इस समय एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी चिमनियों के जरिए लोगों के घरों में जा रहा है और उनके मोजों में पैसे भर रहा है। वहीं भारत में एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी टीवी के जरिए लोगों के घरों में घुसता है और जेबों और लॉकर से उनके पैसे गायब कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया। शिव भक्ति, राम भक्ति सब समाप्त हो गई है। मंदिर के चक्कर लगना बंद हो गया है, तो अब सांता क्लॉज की ही बात करेंगे। बीजेपी ने सियासी हमले के लिए सेंटा के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन के मामले में एनएचआरसी का योगी सरकार को नोटिस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने को लेकर एनएचआरसी ने योगी सरकार को नोटिस भेजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देर से सोकर उठने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मेरठ में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बस और कार की टक्कर में 16 लोग जख्मी हो गए। बिहार के नालंदा में एक आदमी पर पत्नी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। बिहार के गया में पुलिस ने 25 किलो अफीम के साथ जोधपुर के 2 तस्करों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने कई तमंचे और हथियार बनाने के औजार बरामद किए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्ते में पिता पुत्र हैं, जिनसे पूछताछ कर पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। मौके पर वहाँ कुछ बने हुए और अधबने और शस्त्र बनाने के इंस्ट्रूमेंट, आरी, कटर, ये आज सारे उपकरणों के साथ ही सब 2 मंजिल गिरफ्तार किए हैं। गुजरात के सूरत में कुछ लोग सड़क पर तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने फीस बढ़ाने की निजी स्कूलों की मांग को खारिज कर दिया और फीस बढ़ाने के मुद्दे पर गुजरात सरकार के नियम को बरकरार रखने की बात कही। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सूरत के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता सड़क पर इकट्ठा हुए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अच्छाई की जीत हुई है। लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। स्टे की रिक्वेस्ट नकार दी गई है। डिटर्मिनेशन के बाद एक्सेस ली है, तो वो सब्सिक्वेंट टर्म्स में वो क्रेडिट दी जाएगी।
इससे पहले निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर 12 अप्रैल को गुजरात सरकार ने एक कानून को मंजूरी दी थी, जिसमें निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के फैसले पर रोक लगाई गई थी। साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक सभी निजी स्कूल गुजरात सरकार के बनाए कानून के दायरे में आएंगे। जो भी स्कूल को अपनी फीस इंक्रीज लेनी है, ज्यादा लेनी है, उनको FRC के दायरे में आना पड़ेगा। इससे पहले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में निजी स्कूलों की तरफ से 40 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें इस कानून को रद्द करने की मांग की गई थी। उधर गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन ने कोर्ट के फैसले को आधी जीत करार दिया। पेरेंट एसोसिएशन ने ये मांग की थी कि भाई ये कमेटी के अंदर पेरेंट का भी वॉइस होना चाहिए। इस कानून के मुताबिक गुजरात सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 15,000 रुपए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 25,000 और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 27,000 रुपए सालाना फीस तय की थी, जिस पर अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। दिल्ली में आश्रम लाजपत नगर फ्लाईओवर की 2 गाटर के बीच में दरार आ गई। दरार आने की वजह से हादसे का खतरा बढ़ गया। हालांकि इसके बाद भी फ्लाईओवर से गाड़ियों का आना जाना जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से दरार को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण लोग दहशत में हैं। अभी तक इसको बना नहीं रहे इस ज्वाइंट को। इस पे कितना बहुत तेजी में गाड़ी उछल जाता है। ना इसको दिल्ली सरकार देख रही है, ना MCD BJP का है वो देख रहे हैं। केंद्र सरकार और केजरीवाल के चक्कर में जनता पीस रहा है हर जगह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की सरकार की कोशिश कामयाब होती दिखी। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के दौरान PM मोदी के मनमोहन सिंह पर दिए बयान को मुद्दा बनाया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की पहल के बाद सरकार और विपक्ष सुलह के लिए तैयार हुए और राज्यसभा के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष की मांग पर खुद बयान दिया। प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्टेटमेंट्स और स्पीचेस did not question the commitment to this nation of either Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, or Shri Hamid Ansari. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तानी नेता और अफसरों के साथ हुई एक बैठक पर निशाना साधा था और इस बैठक में गुजरात चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस बैठक में मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस संसद में हमलावर थी। इस मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए अरुण जेटली ने सफाई दी और साथ ही वित्त मंत्री ने मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी के लिए सम्मान भी जताया, तो कांग्रेस भी मुद्दे को दरकिनार करके संसद चलाने के लिए तैयार हो गई और मनमोहन सिंह को लेकर सरकार की सफाई का स्वागत किया। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस बात की कारण पिछले एक हफ्ते से गतिरोध सदन में बना रहा था उसका स्पष्टीकरण किया। गुजरात चुनाव के दौरान हुई बयानबाजी पर जब सरकार ने नरमी दिखाई तो कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल हुई खराब भाषा पर सफाई दी। प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ कोई शब्द कहा जाए। गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया था। यूपी के गोरखपुर में नाइजीरियाई मूल के 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में नजर आए। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की एक फर्जी वेबसाइट बनाई और नौकरी दिलाने के नाम पर उस वेबसाइट के जरिए कई लोगों से पैसों की ठगी की। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन और कुछ फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक नाइजीरियाई मूल के आरोपियों ने गोरखपुर के एक लड़के को नौकरी देने का वादा कर उससे 27 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। फर्जी वेबसाइट बनाई, 27 लाख रुपए चीट कर लिया था। फिलहाल इन विदेशी ठगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और वो इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों का पता करने में जुटी है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने पार्टी की बैठक की। लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के साथ बैठक की। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल घाटी में आधे से भी कम पत्थरबाजी हुई। बिहार के मधुबनी में एक स्कूल की छात्राओं ने परीक्षा देने के बाद भी शिक्षा विभाग पर एक सब्जेक्ट में गैर हाजिर दिखाते हुए रिजल्ट रोकने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक किसान के खुदकुशी करने के मामले में परिवार ने दावा किया कि किसान कर्ज से परेशान था। यूपी के नोएडा में रेड लाइट जंप करने के आरोप में डीटीसी बस के 30 ड्राइवरों का लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया गया। बिहार के सासाराम में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट और भावना भड़काने वाली पोस्ट शेयर करने से बचने की सलाह दी। यूपी के उन्नाव में एक सामाजिक संस्था से जुड़े लोग सड़कों पर रह रहे गरीब बच्चों को गंगा किनारे पेड़ के नीचे स्कूल लगाकर मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में एसपी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगी। ये लोग हत्या के एक मामले में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से नाराज थे। लिहाजा पुलिस के रवैये से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी के दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। नहीं, इन लोगों ने एसपी के दफ्तर के सामने ही टेंट लगाकर धरना भी दिया। कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना नहीं उठेगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गांव के बुजुर्ग और महिलाएं भी धरने पर बैठी रहीं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हत्या के मामले में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी एक मुलजिम की भी नहीं की। जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर को चंदौली के सदर थाना इलाके में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के 7 समर्थकों को गिरफ्तार किया, जबकि मारपीट में शामिल बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पुलिस समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोई एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जा रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के करमाड़ा गांव के लोग भारतीय सेना से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सोमवार शाम जैसी कार्रवाई सेना लगातार करती रहे, ताकि पाकिस्तान रोजाना सीज फायर का उल्लंघन करना बंद करे। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से सीमा पर बसे गांव के लोग बेहद परेशान हैं। इसीलिए पीओके में घुसकर पाकिस्तानी फौज को मारने की कार्रवाई से लोग बेहद खुश हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर वायलेशन से परेशान सीमावर्ती लोग भारतीय सेना की क्रॉस बॉर्डर रेड से काफी खुश हैं। पुंछ जिले की सीमा जहां खत्म होती है, वहां से पीओके का रावलाकोट सेक्टर शुरू होता है। सीमा पर बसे गांव करमाड़ा के लोग दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपने हथियारों को अपग्रेड किया है और फायरिंग की रेंज बढ़ाई है, जिसकी वजह से अब गोलियां केवल सेना की चौकियों तक नहीं बल्कि गांव में बने लोगों के घरों तक पहुंचती हैं। पहले ये था कि उसकी जो पोस्टों के ऊपर ही फायरिंग किया करता था, अब उसने अपनी रेंज भी बढ़ा ली है। आए दिन होने वाली गोलीबारी की घटनाओं की वजह से गांव के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि गोलीबारी की वजह से न केवल गांव के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं, बल्कि सड़क, स्कूल और दवाखानों तक में लोग खुद को महफूज महसूस नहीं करते। इसीलिए करमाड़ा गांव के सरकारी स्कूल में स्टाफ और बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आई। बच्चों और स्टाफ के लिए मुसीबत यह है कि किसी भी वक्त गोलीबारी शुरू होने पर बच्चों को फौरन महफूज ठिकानों पर पहुंचाना पड़ता है। फायरिंग एकदम स्टार्ट हो जाती है, दिन के वक्त क्लासेस लगी हुई हैं तो फायरिंग शुरू हो जाती है। कई बार तो कई दिन तक स्कूल को बंद तक करना पड़ता है। गोलीबारी से परेशान हो चुके बच्चे तक सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सेना की कार्रवाई के बाद से पुंछ में लगी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर खामोशी है। सीरिया में इदलिब के पास सेना के कई हवाई हमलों के बाद बचाव दल का एक सदस्य एक बच्चे को गोद में उठाकर दौड़ने लगा। ये हमले तहरीर अल शम संगठन के आतंकियों को निशाना बनाकर किए गए थे, जिनमें 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन हमलों की चपेट में कई मकान आए, जिनके मलबे में दबे लोगों को बचाव दल के सदस्यों ने अस्पताल पहुंचाया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था के मुताबिक सीरिया की सेना ने रूस की फौज की मदद से ये हवाई हमले किए, जिनका निशाना कई रिहायशी इलाके भी बन गए। The displaced from Sinjar came here. The planes came and hit them. They are targeting civilians. इन धमाकों की चपेट में आने से कई सरकारी इमारतें भी तबाह हुई हैं। धमाकों के बाद लोग मलबे में अपना जरूरी सामान और परिवार के लापता लोगों को तलाशते दिखाई दिए। इन हमलों के बाद यहाँ कई मानवाधिकार संगठनों के सदस्य मदद करने पहुंचे, जिनमें सीरिया सिविल डिफेंस के लोग भी शामिल थे। बाद में हमले का एक वीडियो भी इंटरनेट पर शेयर किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इन धमाकों के बाद यहां से काले रंग के धुएं का उठता गुबार साफ देखा जा सकता है। They want the people to hate the rebels, and the regime is trying to pressure the rebels to agree to a political settlement. लोगों का दावा है कि इनमें कुछ हवाई हमले रात के वक्त भी किए गए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई, जिसे सीरिया सिविल डिफेंस के सदस्यों ने दमकल की मदद से बुझाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इदलिब के अलावा हामा शहर को भी सेना ने निशाना बनाया। इन शहरों के कई हिस्से अब भी आतंकियों के कब्जे में बताए जा रहे हैं। यूपी में गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार की तरफ से एक चिट्ठी मिली, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज एक पुराने केस को वापस लेने का आदेश दिया गया, जिसकी एक कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास भी है। यूपी सरकार की ओर से भेजी गई इस चिट्ठी में जिले के नेताओं पर दर्ज पुराने केस वापस लेने की बात लिखी है, जिनमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दर्ज एक केस भी शामिल है। योगी पर 1995 में धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
इस मामले में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला सहित 13 और नेता भी आरोपी थे। शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अभियोग की वापसी के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी चिट्ठी सिर्फ गोरखपुर प्रशासन को ही नहीं मिली है, बल्कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को नेताओं पर दर्ज पुराने मुकदमे वापस लेने के लिए कहा गया है। इस फैसले के बाद नेताओं के खिलाफ करीब 20,000 मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जिनके बारे में राज्य सरकार की दलील है कि ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित हैं। कानून के तहत उनको वापस लिया जाने की बात करी है मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। पहली बार मैंने देखा है कि राजनीतिक क्राइम भी एक विश्लेषण है। समाजवादी पार्टी इसके अग्रीमेंट में नहीं है। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए योगी सरकार 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक भी लाई थी, जिसके बाद ही नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का रास्ता साफ हो पाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाश लूटपाट के इरादे से घूम रहे थे। उसी दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। शिमला में पीएम मोदी भीड़ के बीच कॉफी की चुस्कियां लेते नजर आए। ये मौका हिमाचल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आया, जब वो अपना काफिला रुकवाकर अपने समर्थकों की नारेबाजी के बीच कॉफी पीने लगे। शिमला में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद वो रवाना हुए, लेकिन पूरे रास्ते उनके चाहने वाले खड़े दिखाई दिए। लिहाजा उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया और गाड़ी रुकवाकर बाहर निकल आए। यही नहीं, पीएम मोदी ने कॉफी हाउस के बाहर कॉफी पीने की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर भी साझा की। इस दौरान कार्यकर्ता उन्हें घेरे रहे। कॉफी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि शिमला में इंडियन कॉफी हाउस पर कॉफी की चुस्की ली और पुराने दिनों की यादें ताजा की। कॉफी आज भी उतनी ही लाजवाब है जितनी 2 दशक पहले थी। तब मैं पार्टी के काम के सिलसिले में लगातार हिमाचल आता था। एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए खास तौर पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया गया है, लेकिन ये प्लान उस एक्शन प्लान से बिल्कुल अलग है जो पहले ईपीसीए ने तैयार किया था। एनजीटी के नए प्लान के मुताबिक प्रदूषण के अलग अलग स्तर नापने के लिए मापदंड भी बदल दिए गए हैं। पुराने प्लान के तहत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को आधार माना जाता था, लेकिन अब हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर के आधार पर प्रदूषण की श्रेणियां तय होंगी। सबसे पहली कैटेगरी को सामान्य कहा जाएगा, जिसमें PM 2.5 का स्तर 60 से 180 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होगा और PM 10 का स्तर 100 से 300 माइक्रोग्राम के बीच होगा। ऐसा होने पर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाएगा, कूड़ा जलाने पर बैन लगेगा और नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। थर्मल प्लांट्स में प्रदूषण की जांच की जाएगी। सड़कों की मशीनों के जरिए सफाई शुरू की जाएगी। दिल्ली में आने वाली कुल गाड़ियों की अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। प्रदूषण अगर सामान्य से ज्यादा होगा तो उसे दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसे गंभीर कहा जाएगा। ऐसा तब होगा जब PM 2.5 का स्तर 180 से 400 माइक्रोग्राम के बीच होगा और PM 10 का स्तर 300 से 700 माइक्रोग्राम के बीच होगा। ऐसा होने पर वो तमाम कदम उठाए जाएंगे जो प्रदूषण की सामान्य स्थिति के लिए तय किए गए हैं। इसके अलावा दफ्तरों के कामकाज का वक्त बदला जाएगा। इस तरह से समय तय किया जाएगा ताकि एक ही वक्त पर ऑफिस जाने वाले और ऑफिस से लौटने वाले लोगों का सारा ट्रैफिक सड़कों पर एक साथ ना आए। ट्रकों के दिल्ली में घुसने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। प्रदूषण अगर गंभीर स्तर से भी ऊपर होगा, ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है असल में ये PM2.5 और PM 10 के आंकड़े हैं, तो उसे खतरनाक माना जाएगा। ऐसा तब होगा जब PM 2.5 का स्तर 400 से 600 माइक्रोग्राम के बीच होगा और PM 10 का स्तर 700 से 1000 माइक्रोग्राम के बीच होगा। ऐसा होने पर वो सभी कदम उठाए जाएंगे जो सामान्य और गंभीर हालात के लिए तय किए गए हैं। इनके अलावा हर तरह के निर्माण के काम पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और तुरंत प्रभाव से ऑड इवन स्कीम को शुरू किया जाएगा। ये ऑड इवन की स्कीम बीजिंग और पेरिस की तर्ज पर होगी, जिसमें महिलाओं या बाइक सवारों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे खराब हालात तब होंगे जब प्रदूषण खतरनाक स्तर से भी ज्यादा होगा। ऐसा तब होगा जब PM 2.5 का स्तर 600 माइक्रोग्राम से ज्यादा होगा और PM 10 का स्तर 1000 माइक्रोग्राम से ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति को इमरजेंसी माना जाएगा। ऐसा होने पर वो सभी कदम तुरंत उठाए जाएंगे जो सामान्य, गंभीर और खतरनाक स्तरों के लिए तय किए गए हैं। इनके अलावा निर्माण के काम में लगने वाला सामान ढोने पर बैन लगेगा और नियम के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।
जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। ऊंची इमारतों से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा और स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया जाएगा। आज की ताजा खबर में इतना ही।